इंडिया डेवलप कंट्री बनने की राह पर है और इन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश है भारत की इंप्रूव करना अपने ट्रांसपोर्टेशन को। और इसी ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करने के लिए इंडिया ला रहा है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। अश्विनी वैष्णव जी जो कि यूनियन रेलवे मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि इंडिया का एम्बिशियस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि 508 किलोमीटर लंबा है, वो फाइनली 360 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। क्या भारत जैसा देश जहां पे एजुकेशन और हेल्थ जो दो इंपॉर्टेंट पिलर किसी भी देश के होते हैं उसको इंप्रूव करने के लिए हर तरीके का प्रयास कर रहा है, वहां 1,08,000 करोड़ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे स्पेंड करना क्या सही है? क्या इंडिया के लिए हेल्थ एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इंडिया के लिए ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसी के बारे में आज हम इस डिस्कशन में चर्चा करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल अकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का एम्बिशियस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम देखेंगे कि एक न्यूज आई है जो कहती है कि जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने कहा कि इंडिया का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 360 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और टोटल लेंथ इसकी कितनी है तो 508 किलोमीटर है। ये जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ये अहमदाबाद को महाराष्ट्र मुंबई से जोड़ेगी। ये मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है और ये टोटल मिला करके ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे में अहमदाबाद और मुंबई की जर्नी को, डिस्टेंस को कवर कर लेगी। यानी कि इसकी स्पीड लगभग 320 से लेकर के 350 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। इसमें जो खर्चा हो रहा है वो है 1.8 लाख करोड़। हमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको कि जीका कहते हैं, जीका हमें इसके लिए फंडिंग कर रही है। ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आज नहीं शुरू हुआ है, ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तो 2013 में ही शुरू हो गया था। 2013 में जब आईएनसी कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और जब वो जापान विजिट पे गए थे तो उसी टाइम इस प्रोजेक्ट की डिस्कशन हो गई थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन रखी गई 2017 में। 2017 में इसकी फाउंडेशन रखी गई। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी ज्यादा ऐड किए गए और सॉफ्ट लोन के द्वारा इंडिया रेस्ट ऑफ द मनी जो कि जीका देगी, कोऑपरेशन और फंडिंग, उसके अलावा इंडिया को सॉफ्ट लोन के तौर पे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए पैसे देगी कंट्री। हम इसी के बारे में आज यहाँ पर डिटेल में और बात करेंगे। अब आप देखो कि अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं आज के टॉपिक की, तो ये कह रहा है कि महासर प्रोजेक्ट 2013 में शुरू हो गया था। महासर प्रोजेक्ट का मतलब मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ही जो है वो उनकी विजिट में इसकी बात हो गई थी और स्टडी उसकी 2014 में आती है और फाइनली 2017 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है सितंबर में। जापान के जो शिंजो एबे हैं वो और इंडिया के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन दोनों ने मिलकर के फाइनली फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट की रखी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 508 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। 508 किलोमीटर किसके बीच में? तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, जहां हमें आज के डेट में 10 से 12 घंटे या 13 घंटे भी लग जाएंगे कभी कभी, वो डिस्टेंस हमारा मात्र 2 घंटे में कवर होगा, 2.07 आवर्स। और इसमें इंडिया की सबसे लार्जेस्ट टनल जो है इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। और वो कौन सी टनल है? 21 किलोमीटर लॉन्ग टनल जो है इस प्रोजेक्ट का पार्ट है, अलोंग विथ 7 किलोमीटर की अंडर सी टनल जो कि थाने क्रीक में होगी। ये दोनों जो है इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्पीड है वो मिनिमम स्पीड जो रहेगी वो 320 किलोमीटर पर आवर की रहेगी और मैक्सिमम इट विल गो टू 350 किलोमीटर्स
पर आवर, यानी कि जो हमें 7 या 8 घंटे जर्नी लगती थी, अब वो जर्नी हमको कम होकर के हो जाएगी मात्र 2 घंटे की। और इस प्रोजेक्ट का टोटल जो कॉस्ट है वो है 1.8 लाख करोड़। और ये प्रोजेक्ट अभी, जैसा कि रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि ये प्रोजेक्ट 360 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है 508 किलोमीटर में से। और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन जो है वो इसकी पूरी इंप्लीमेंटेशन को हैंडल कर रही है। अब गुजरात से और मुंबई जाना मात्र 2 घंटे में संभव हो जाएगा। अब हमें बात ये करना है कि हम इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स की बात हमेशा करते हैं, विच इज हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ को एक नेसेसिटी के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो पुअर कैटेगरी में फॉल करती है, और एजुकेशन जो है उसके बिना इंप्रूवमेंट हेल्थ में भी नहीं हो सकता है। एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जहां पे 1.8 लाख करोड़ रेल को बनाने में लग रही है, बुलेट ट्रेन को बनाने में लग रही है, क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी में ना रखें और उसको प्रायोरिटाइज करने के अलावा, उसको प्रायोरिटाइज करने के उसको प्रायोरिटाइज करने के अलावा या फिर उसको नहीं ध्यान दें हम, और हम ज्यादा प्रायोरिटी दें एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन को। मैं अगर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रही हूं तो एफिशिएंसी सिर्फ मनी में नहीं होती है, कॉस्ट एफिशिएंसी की बात नहीं कर रही हूं, पावर एफिशिएंसी की भी बात कर रही हूं। तो पावर एफिशिएंट तो ये है, लेकिन कॉस्ट एफिशिएंट क्या है? ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास ही अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर वो लोग जो बहुत ही कम इनकम कमाते हैं, बहुत ही कम पैसे कमाते हैं, क्या वो इस प्रोजेक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये क्या विन विन सिचुएशन है, या फिर ये एक जीरो सम अप्रोच है? मतलब एक अगर जीत रहा है तो क्या एक हार रहा है? तो इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, जहां पे हम देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 107 है आउट ऑफ 121 कंट्रीज, और इसका स्कोर 29.1 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडिया में बहुत ज्यादा हंगर है, माल न्यूट्रिशन है, और इसको हम दरकिनार करके और रेलवे प्रोजेक्ट्स को ला रहे हैं, जिसको कि अफोर्ड करना, जो खाना नहीं अफोर्ड कर सकता है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे अफोर्ड करेगा? तो ये हमारा एक सीरियस चैलेंज हो जाता है। इसके बाद इंडिया का जो एजुकेशन स्पेंडिंग है वो आज भी 3 to 4% ही है जीडीपी का, जो कि आइडियली जो हमने जो रखा है वो एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, जैसे कि यूएस वगैरह में है। हेल्थ पे उनकी स्पेंडिंग 15 to 16% जाती है, लेकिन इंडिया में वही स्पेंडिंग बहुत कम हो जाती है। एजुकेशन पे भी हमारी 3 से 4% ही जीडीपी की स्पेंड होती है। तो ये भी चैलेंज है कि ये दोनों पिलर डाइलैपिडेटेड कंडीशन में है इंडिया में। तो हमारा हेल्थ एजुकेशन तो खराब है। इसके अलावा हम बात करें कि 95% जो 390 करोड़ के जो पैसेंजर हैं, एक एनालिसिस है कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच में 390 सीआर रेलवे पैसेंजर थे, जिनमें से कि 95% जो है वो जनरल और स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं। यानी कि अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज, यानी कि वो कम पेमेंट करेंगे। तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ 4.7% जो लोग एसी कोचेस को अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ही ये वाला जो ट्रांसपोर्टेशन, जो बुलेट ट्रेन की जो हम बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, या फिर उन्हीं के लिए वो यूज में आएगा? तो अगेन जो मार्जिनल सेक्शन है हमारा वो फिर से अनटच्ड रह जाएगा। तो क्या ये जो डेवलपमेंट है क्या उनके लिए है? फोर्थ, एक करंट एस्टिमेट आया है कि एवरेज फेयर जो होता है बुलेट ट्रेन में इंडिया का, वो एवरेज 3,000 रुपए के आसपास होगा। 1,500 से लेकर के 3,000 रुपए डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस एंड द क्लास। तो ये भी ज्यादा एक्सेसिबल नहीं होगा पुअर सेक्शन के लिए, ये भी ज्यादा एक्सेसिबल होगा मिडिल क्लास के लिए, या फिर अपर मिडिल क्लास, या फिर हायर क्लास के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो कैटेगरी मिडिल क्लास में फॉल नहीं करती है, बल्कि उसके नीचे ही फॉल करती है। नाउ
अब हम देखते हैं कि बुलेट ट्रेन ट्रांसफॉर्मेटिव कैसे है। हमने चैलेंजेस तो देखे कि आखिर क्या चीज है जो कि इसको एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी बना रहा है, कि एक तरफ हम हेल्थ एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे हैं और एक तरफ हम बुलेट ट्रेन में लाखों करोड़ रुपए लगा रहे हैं। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का सारी देश जो है वो विकसित होने की कगार पे लगी हुई है, इस रेस में लगी हुई है, एंड इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ दोज कंट्रीज। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनना चाह रही है। तो अगर चाह रही है तो अपने ट्रांसपोर्टेशन को भी वो एफिशिएंट और ट्रांसपोर्टेशन को भी, मोबिलिटी को भी फास्ट बेटर बनाएगी। और इस बेटर इंप्रूवमेंट मोबिलिटी के सेक्शन में, मोबिलिटी के एरिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ग्लोबल एक्सपीरियंस ने भी ये बताया है, अगर हम ग्लोबल एक्सपीरियंस की बात करें तो जो हाई स्पीड रेल है उसमें सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जापान ने भी जब अपनी पहली हाई स्पीड रेल, जब अपनी बुलेट ट्रेन लॉन्च की थी, वो थी शिंकासेन 1964 में, 1964 में, और वो एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लेकर के आया था। वो एक कमर्शियल और पॉपुलर सक्सेस भी था। एंड इमिटेटिंग दैट अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, चाइना, बहुत सारी, एंड रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स हैव अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी फॉर इट्स इंप्रूव बेनिफिट्स, है ना। तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया का रोल ट्रेन में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ट्रेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कब से, 1800 से। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1852-53 वो टाइम पीरियड था जब बॉम्बे से थाने पहला रेल ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कराया था। उसी से हमारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, उसी से हमारा कम्युनिकेशन भी बढ़ा, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। ठीक है, रॉ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होने लगी, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ। और इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ, भले ही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन अर्बनाइजेशन भी साइमल्टेनियसली हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, सॉरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो हम बोलते हैं, इसीलिए हम इससे ये चीजें भी बोलते हैं कि जो ब्रिटेन में जब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 1740s to 1840s में, साइमल्टेनियसली इंडिया में भी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, लेकिन कंट्री साइड हुआ था। लेकिन अर्बनाइजेशन कहाँ हुआ? अर्बनाइजेशन जो आज हम अर्बन सेंटर देखते हैं वहां होता है। इसका मतलब कि बहुत सारी चीजों में मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा होता है, और ऑपरेट करता है। इंडियन रेलवे जो है, इट ऑपरेट्स एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल नेटवर्क, ट्रांसपोर्टिंग ओवर 22 मिलियन पैसेंजर्स डेली। 22 मिलियन पैसेंजर्स रोज जो है वो रेलवे से ट्रैवल करते हैं, और 1.2 बिलियन टन गुड्स जो है वो डेली ऑन एन एवरेज ट्रांसपोर्ट होता है रेलवे से। नाउ हाउ इज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव में दूसरा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंडिया का जीडीपी जो है वो इंप्रूव करेगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। लोग, अब आप बताओ कि बॉम्बे में कोई है तो वो गुजरात में शायद काम करने नहीं जा सकता है, लेकिन अगर वही डिस्टेंस 8 से 9 घंटे का अगर कट डाउन करके 2 घंटे हो जाते हैं तो कोई भी जाएगा। आज के डेट में दिल्ली एनसीआर में जो भी आसपास के एग्लोमेरेटेड एरियाज हैं वहां से लोग आते हैं काम करने। क्यों आते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ द मेट्रो सर्विस। उसी तरीके से अगर हमारे पास हाई स्पीड बुलेट ट्रेन होगी तो ये एक तरह से हमारे लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, ताकि हमारा जो जीडीपी है, हमारा जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, उसमें भी हम कहीं ना कहीं प्रोग्रेस देखेंगे। एंड नो डाउट दैट इट इज अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। और इसको हम देखेंगे कि हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, जो 7 किलोमीटर का जो अंडर वाटर टनल है, या फिर जो 21 किलोमीटर का जो सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, उसमें भी इस चीज का ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से मैनग्रोव्स वगैरह या फिर जो भी सी हैबिटेट है वो डैमेज ना हो। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इट इज अ क्लीनर ट्रांसपोर्ट मोड, मतलब कि फ्यूल एफिशिएंट है ना। हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारा 85% ऑफ एनर्जी डिपेंडेंसी है वो किससे आता है? कोल से आता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, इनसे आता है। तो हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात जब करते हैं तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के टुवर्ड्स ज्यादा जा रहे हैं।
क्योंकि हम नॉन रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे अब डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पेरिस क्लाइमेट डील के भी जो पेरिस क्लाइमेट डील में जो बोला गया है टू कर्ब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल, इसको भी हमें ऑब्लाइज करना है, राइट। तो इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लाएं, मोर एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाएं, कार वगैरह कम यूज करें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हम ज्यादा यूज करें। तो ये एक क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन भी हमें प्रोवाइड करेगा, ग्रीन हाउस गैसेस कर्ब करने में मदद करेगा, गैस एमिशंस कम करेगा और एयर क्वालिटी जिसकी हम आए दिन बात करते हैं वो भी इंप्रूव करेगा। और ये प्रोजेक्ट है, इट इज एक्सपेक्टेड टू जेनरेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट भी हमारा बेटर होगा। अब हमारे लिए चैलेंजेस क्या है, अगर हम इसकी चैलेंज की बात करें, अब हवा में तो बनेगा नहीं, बनने के लिए तो सड़क चाहिए, रोड चाहिए। तो अगर सड़क रोड है, आज के डेट में कौन सी ऐसी जमीन है जो खाली है? नहीं है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट इस एरिया में बन रही है, अगर इस एरिया में बन रही है तो आपको पता है कि ये जो बेल्ट है गुजरात महाराष्ट्र का, ये मेजरली ट्राइबल बेल्ट है, भिल कम्युनिटी रहती है ना, उसके बाद फिर बैगा रहते हैं, खोंद रहते हैं। तो आखिर इन ट्राइबल कम्युनिटी को डिस्प्लेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी को सिर्फ आप डिस्प्लेस नहीं करते हो, आप उसके पूरे कॉम्प्लेक्स को जो है वो खराब कर देते हो, डैमेज कर देते हो। कैसे? नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, कॉन्सेप्ट गिवन बाय एलपी विद्यार्थी। तो बेसिकली जब एक ट्राइबल कम्युनिटी डिस्प्लेस होती है तो उसकी एंसेस्टर सोल, जिसको कि वो कंसिडर करते हैं कि पास के पेड़ में रह रहा है, उसको भी काटना पड़ेगा। और इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, उससे ज्यादा इनका रिहैबिलिटेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि उनकी जो है वो पूरी तरह से उनका कॉम्प्लेक्स डिस्टर्ब हो जाता है। सेकेंड इज लैंड एक्विजिशन चैलेंज। लैंड एक्विजिशन चैलेंज इतना ज्यादा है कि भले ही गुजरात और महाराष्ट्र में इसके लिए प्रॉपर लॉज बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लैंड हैं जो कि लिटिगेशन प्रोसेस से जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, दिस चैलेंज इज स्टिल परसिस्टिंग इन द पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और वहां पे जो पंचायत हैं वो भी, they are the stakeholders and they are at risk because they don't want to give their land to the government for this project। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो जा रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल एंड मार्केट चैलेंज, क्योंकि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हाइपर लूप टेक्नोलॉजी की, अभी आप रिसेंटली सुन रहे होंगे दुबई, यूएई वगैरह में ये बहुत ज्यादा कि आपको जो है वो वैक्यूम वाला सिस्टम यूज करके वो बहुत एफिशिएंटली, वो बहुत ही जल्दी स्पीड, हाई स्पीड मोड पे पहुंचा देगी, तो वो इसका भी स्पीड कम कर देगी। तो अगर वो इसका स्पीड कर देगी तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कंपटीशन और चैलेंज क्रिएट करेगा। और हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के लिए हम अभी रेडी नहीं है, बट वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। अगर वो आ जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन में आ जाएगा, है ना। और इंडियन रेलवे जो है वो ऑलरेडी इट इज इन द वरीसम स्टेट। अभी जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है इंडियन रेलवे का, वो खुद बहुत ज्यादा चैलेंज में है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि रेलवे के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, उनकी फाइनेंशियल स्टेट उतनी अच्छी नहीं है कि वो इसको बेटर तरीके से चला पाए। तो इंडियन रेलवे की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम उसको प्राइवेटाइज करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन के अपने इश्यूज हैं, तो वो एक तरह से प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का, वो कहता है कि कम से कम 1 लाख, एटलीस्ट 1 लाख पैसेंजर्स का फेयर जो है वो 1500 रुपए पर 300 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। और 300 किलोमीटर अगर होगा तो ये ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा क्या बना देता है, डिफिकल्ट, क्योंकि इतना कोई अफोर्ड करेगा ये जरूरी नहीं है, इसको अफोर्ड करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। सारी सेक्शन जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकती है, वो जनरल और पैसेंजर में ट्रैवल करने वाले लोग कहां से 1500 रुपए जो है वो 300 किलोमीटर के लिए अफोर्ड करेंगे। और ये प्रोजेक्ट तो 508 किलोमीटर का है, इसका मतलब कि 1500 से 3000 के बीच में आपका फेयर आएगा, जो कि हर कोई नहीं दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि दूसरे हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं पाइपलाइन में। तो इसके अलावा
मिंट की रिपोर्ट आई थी यूनियन बजट 2022-23 में, जिन्होंने कि बताया था कि न्यू दिल्ली टू वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो पाइपलाइन में है और वो बनने अभी वो आइडिया आया है, अभी वो बनना शुरू नहीं हुआ है, बट हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट के बाद वो प्रोजेक्ट बनेगा। फिर मुंबई नागपुर कॉरिडोर भी बनने के पाइपलाइन में है। और NHSRCL ये जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं डिटेल रिपोर्ट, वो प्रिपेयर कर रहे हैं डिटेल रिपोर्ट कि जो कम से कम 5 जो प्रपोज्ड कॉरिडोर हैं, जो 5 प्रपोज्ड कॉरिडोर हैं उसके संदर्भ में किस तरीके से आगे की चीज प्रोसीड होनी चाहिए और इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद वो 5 प्रोजेक्ट कब बनना चाहिए, जैसे कि दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली अमृतसर, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई मैसूर और वाराणसी हावड़ा प्रोजेक्ट। तो ये 5 प्रोजेक्ट जो है वो आगे आने वाले हैं। हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हमें हेल्थ और एजुकेशन में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है या फिर ये जो 5 प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में है उस पे एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो हमें अपने ट्रांसपोर्टेशन को भी बेटर करना होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमें अगर डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ानी तो पड़ेगी रिगार्डिंग हेल्थ एंड एजुकेशन ऑल्सो। सो इट क्रिएट्स अ डाइकोटमस सिचुएशन जहां पे कि हमें दोनों को एक साथ लेकर के चलना है। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए? क्या ये प्रोजेक्ट्स पे पैसे जाने चाहिए या फिर हेल्थ और एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए पैसे लगने चाहिए? चलो, आपको जो भी लगे वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। एंड फॉर मोर सच informative and current related content and information, please do not forget to like and subscribe Chahal Academy. I will see you soon in the next video. Thank you so much. Have a great day.